और फिर से इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर दो, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर दो, तो बीच वाला जो क्लोरीन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल के अंदर। तो प्रोपीन से पहले एलाइलिक हेलोजिनेशन एक्वस KOH से OH बना लिया, HOCl क्लोरीन वाटर की रिएक्शन किया, क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, OH बन गया। ये हो गया प्रिपरेशन इसका। यहाँ तक नोट किया आप लोगों ने? ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन के बाद सेकंड जो है वो है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस एक यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्लिसरॉल और इस ग्लिसरॉल को रिएक्शन करते हैं। अगर हम करते हैं इसका नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 और शोकेस में रख दो, ले ले। साथ इसको हीट कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं। नाइट्रेशन करने पर ये OH है वो रिप्लेस हो जाएंगे NO2 के साथ। ये बन जाता है CH2 CH CH2 O NO2 NO2 NO2। कॉमनली इसको कहते हैं TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये हो गया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और इसको इसके अलावा नोवेल ऑयल भी कहते हैं, नोवेल ऑयल TNG। अब इस TNG को यूज करते हुए एक्सप्लोसिव बनाया जा सकता है जिसका नाम है डायनामाइट। इसका मतलब डायनामाइट को बनाने के लिए ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो TNG है वो यूज में आती है। एक तो इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन हुई। दूसरा, एक ग्लिसरीन के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के भी ग्लिसरीन है कि नहीं, वो टेस्ट वाली रिएक्शन इसको KHSO4 या P2O5 के साथ में हीट करें। तो अब देखो मैं इस पहले इसको कंपाउंड कैसे लिखता हूँ। मैंने लिखा CHOH CH2OH, इधर CHOH CH2OH, ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब KHSO4 या P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ से निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ से निकला। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या हुआ देखो, ऊपर वाला कन्वर्ट हो गया CH2, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन इस पे डबल बॉन्ड आ गया और ये CHOH। कैसे बना समझ में आया सब लोगों को? अब इस पोर्शन को देखो तो ये इन प्लस ऑल आपको इनॉल दिख रहा है, इनॉल टॉटामरेज हो जाएगा
इसकी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बन गया CH एल्डिहाइड। इसको कहते हैं एक्रोलीन। और ये जो एक्रोलीन बनता है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल होता है, बदबू होती है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल है। और उस फाउल स्मेल की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, पहचान में आ जाता है कि ऐसी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? नोट किया सबने? यस सर। लीजिए। हो गया सर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो समझना। रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन, पहले मैंने इसको 3 मोल HI के साथ रिएक्शन किया, 3 मोल HI के साथ रिएक्शन किया तो देखो क्या हुआ, तीनों OH हट के 3 आयोडीन आ गई, 3 OH हट के 3 आयोडीन। ठीक है, अब क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तुरंत क्या हुआ, इसमें से I2 निकल गया, इसमें से I2 निकल गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I, एलाइल आयोडीन। अब क्योंकि HI अगर एक्सिस में लिया, HI एक्सिस में लिया तो फर्दर HI इसके साथ रिएक्शन किया, जो ये बना CH2 डबल बॉन्ड पे आते ये बन जाएगा CH2I। फिर 2 आयोडीन पास में, फिर यहाँ से I2 निकला और ये कन्वर्ट हो गया प्रोपीन के अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब फिर इसके साथ देखो एक HI की और रिएक्शन करो, किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3 CHI CH3। तो फाइनली ये जो कंपाउंड बना, ये बना आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो अगर ये कहे कि HI एक्सिस के साथ रिएक्शन किया, या एक्सिस लिख देता हूँ, तो फाइनली कहाँ जाके रुकेगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड के अंदर। और अगर लिमिटेड अमाउंट में लिखा 3 अमाउंट, तो ये जाकर के यही पे कंप्लीट कर देंगे, एलाइल आयोडाइड जाकर। नॉर्मली हम लोग एक्सिस वाला पार्ट लेते हैं और फाइनली आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बना लेते हैं। ये जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों ऑप्शन दिए हुए होते हैं, मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन भी है और इसके अंदर फाइनली हम लोग बनाते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये वाली रिएक्शन नोट की सबने? ग्लिसरॉल की HI के साथ रिएक्शन। ओके, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन में हम लिख रहे हैं ग्लिसरॉल। 1 मिनट ऊपर करना, अभी कर देते, एक सेकेंड।
Done, sir. ओके। दूसरी रिएक्शन है कि ग्लिसरॉल को पानी देना कटोरी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अच्छा हम क्यों निकल रहे हो के ले खाना का गर्दन में क्या होगा दर्द सा हो रहा ओए ये तो भर गए एक चाचा देख लेंगे। हमें काली टी शर्ट बता रहे चाचा किसकी चाचा की कौन है मैंने वो रखूगी इनका होता है हाइड्रोजन हाँ ये जो पार्ट है हाफ बाजू के चाचा फोटो पे लगा है ना तो वो की लगा रखी है ये तो भीषण उसके नाटी लगे और लगे उसके अंदर सिर्फ एक ही फॉलोअर कोई कंडीशन है जिससे एक्टिव और कोई नंबर ऑफ मोड तो सर इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनता है ये है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट ग्लिसरॉल अभी कर देखी ना हमारी साफ तो करिए हम तो नहीं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन
जैसे ग्लिसरॉल को डाइल्यूट H2O करके अब्सॉर्ब करते हैं करते हैं। तो यहाँ पे दो कार्बन COOH CH2OH CH2OH मतलब एक जो 1 डिग्री एल्कोहल ऊपर वाला है वो ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड है दूसरी है ऊपर वाले के साथ साथ नीचे वाला जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो भी इसमें टार्टोनिक एसिड दूसरा पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसके अंदर इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो इस दूसरा कंपाउंड 1 डिग्री एल्कोहल पर कितना हुआ और जो 2 डिग्री था ऑक्सीडाइज हो गया जो हमने बना लिया मतलब ऊपर नीचे वाला सेम रहेगा बीच वाला सेम इसको कहते हैं जो ऑक्सीडाइज और तीसरा एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बहुत चलिए थोड़ा चेक करें तीसरा जो पार्ट है वो है मैंगन CH1 मैंगन CH1 कहते हैं फेरस और हाइड्रोजन ऑक्साइड के बीच अगर मैंगन CH1 के साथ रिएक्शन करें एक जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसके साथ CH2OH इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड विजय सोना ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस की रिएक्शंस हैं जो ग्लिसरॉल के लिए आप याद रख सकते हैं और तो रियली पूछी जाती है लेकिन कभी कभी मॉड्यूल के अंदर भी क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखवा दिए ताकि डाउट्स की फॉर्म में पूछने की जरूरत ना पड़े। नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब देखिए हमने कहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर कॉम्बिनेशन पैक था। अब हम बात कर रहे हैं फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल बेंजीन पर OH लगा हुआ है। फिनोल्स के लिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं
डॉस प्रोसेस हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है कुछ आइडिया किसी को? डॉस प्रोसेस at 623 Kelvin and 300. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा क्लोरोबेंजीन पर डाइल्यूट NaOH KOH की रिएक्शन हाई टेम्परेचर कंसिडर कर लिया, तो ये क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर के किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड में, और डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करके मीडियम को एसिडिक कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया फिनॉल के अंदर। क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है, मीडियम बेसिक है, इसलिए सॉल्ट के मामले में हमने इसमें लिखा फिनॉल। और इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या लिखा था हमने? इसके अंदर बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन होगी। ये है बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का मेथड एक तो हमने डिस्कस किया, यहाँ तक नोट किया हो तो फिर आगे शिफ्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट मेथड में फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, अभी बताओ सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? Benzene पे OH और CO. बेंजीन पर OH और COH, ठीक है। और अब इसको हम करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब उसको आप सोडा लाइम मतलब NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। अब सोडा लाइम क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन करता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल। देखो अब मैंने यहाँ पर वो स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि मुझे पता है मीडियम बेसिक है NaOH वाला, तो पहले सॉल्ट बनेगा और फिर डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो फिनॉल बनेगा। तो बेसिक मीडियम में पहले हमेशा सॉल्ट लिख करके फिर फिनॉल लिखना चाहिए। ये एक बार बता दे तो अगली बार देखो यहाँ पर भी क्या है, NaOH मतलब मीडियम बेसिक है ना, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? फिनॉल। तो ये अंडरस्टूड है, समझ में आया कि पहले फिनॉक्साइड बनेगा, फिर मीडियम एसिडिक करेंगे तो फिर हमें फिनॉल मिल जाएगा। और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो जो CO2 निकला वो Na2CO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन किया, वैसे ही डीसल्फोनेशन के फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब हो गया C6H5 क्या कर रहे हैं? पहले ऑब्वियसली एसिड बेस सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जगह ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था SO3Na। सोडियम सॉल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बहुत अच्छे, और इसको जब हीट करते हैं तो डीसल्फोनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था। यहाँ पर डीसल्फोनेशन हुआ, फिनॉल बना, और जैसे Na2CO3 निकला वैसे यहाँ पर Na2SO3 के फॉर्म में ये डीसल्फोनेटेड हो गया और यहाँ पे बन गया हमें फिनॉल।
ऊपर वाली रिएक्शन जो है उसके अंदर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इस वाले में डी सल्फोनेशन हो रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इस तरीके से हो गया फाइनल। यहाँ तक नोट किया आपने? From benzene diazonium salt. Benzene diazonium chloride and triple bond N plus Cl. अब अगर इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड स्टीम पास करें तो स्टीम पास करने पर क्या होता है, एक पार्ट बन जाता है फिनॉल, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बोल हुआ, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पर स्टीम पास करने पर ये फिनॉल का नाइट्रोजन प्लस एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अगर मुझे फिनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्म करना तो क्या करेंगे? RMDX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेंगे? MCBR, ये तो हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या करेंगे बताइए, कौन बताएगा भाई? फिनॉल बनाना है, हाँ, ऑक्सीजन ऐड करेंगे प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो देखो यहाँ पर हम इसको करते हैं एयर ऑक्सीडेशन। एयर ऑक्सीडेशन का मतलब इधर ऑक्सीजन हमने इसके साथ रिएक्ट किया, तो एयर ऑक्सीडेशन करने पर ये फिनॉल OMgBr में कन्वर्ट हो गया। 2 मोल्स है, यहाँ पे भी 2 मोल्स कर देते, बैलेंसिंग बराबर हो जाएगी। और जो OMgBr बना इस पर अब हाइड्रोलिसिस कर दें, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये फिर से 2 मोल्स तो बन जाएंगे फिनॉल, Mg पर एक से Br कुछ लगा हुआ रह गया। तो इसका मतलब पहले एयर ऑक्सीडेशन करते हैं फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इस तरीके से ये बन जाता है फिनॉल। ये नोट किया सबने? ये सब थोड़ी सिंपल रिएक्शन। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, वो है फ्रॉम क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं क्यूमीन। और यहाँ देखो, मैं रिएक्शन को क्यूमीन से स्टार्ट करने की बजाय बेंजीन से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझना। बेंजीन पर 3 तरीके, या तो 1-क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन करें, एनहाइड्रस AlCl3, या बेंजीन पर 2-क्लोरोप्रोपेन AlCl3,
या प्रोपीन HF 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों केसेस में एक जैसा कॉमन प्रोडक्ट बन रहा है और वो बन रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम कहते हैं क्यूमीन। तीनों में से कोई भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब जब क्यूमीन आपने यहाँ पर बना लिया, जनरली डायरेक्ट क्यूमीन से स्टार्ट करते, लेकिन हो सकता है आपको बेंजीन से स्टार्ट करवा दे। बेंजीन पर तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लिया और आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। अब इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस की बबलिंग करना है। 3 आवर्स तक 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा और ऑक्सीजन गैस की बबलिंग इसके अंदर किया। तो ये जो क्यूमीन है उसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज बन जाता है। ये COOH और ये दोनों CH3 जैसे पहले लगे हुए थे। तो ये जो बना इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये बाहर गया, कभी कभी रोटी खा रहे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं। और इसको अब एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो ये रीअरेंजमेंट होता है कैसे, ये जो OH वाला पार्ट है ये तो उठ के आ गया इस तरफ, और इधर वाला जो पार्ट है वो COO वाला पार्ट अलग हो गया। तो देखो दो पार्ट बनते हैं, कौन कौन से? एक तो बना फिनॉल, ऊपर जो CH3CO वाला पार्ट था वो कीटोन अलग हो गया। ये एसीटोन बना और ये फिनॉल बना, और ये दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, 1:1। ध्यान देना, ये दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं। इसलिए इस मेथड को आप फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, और एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन एसीटोन की प्रिपरेशन लिखना हो तब भी सेम मेथड यूज कर सकते हैं, बिकॉज जितना अमाउंट फिनॉल का बन रहा है उतना ही अमाउंट एसीटोन का भी बन रहा है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और एसिडिक मीडियम में रिएज होकर के फिनॉल प्लस एसीटोन ही बन जाता है। ये रिएक्शन काफी इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है टेस्ट के अंदर। ये नोट किया सबने? एक बार ऊपर करना तो अभी कर देते हैं। और ऊपर फिनॉल की प्रिपरेशन के बाद अब हम बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टीज में हमने क्या कहा था कि अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, तो इस बार मैं केवल 2 ग्रुप बना रहा हूँ। एक ग्रुप वो बना रहा हूँ जिसमें OH वाला जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और सेकंड कैटेगरी जिसमें रिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, बेंजीन रिंग। तो पहले वाले में बेंजीन रिंग पे लगी हुई OH का इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे वाले में रिंग का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने लिखा रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, जो इसके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ उसकी वजह से होने वाली रिएक्शन। और उनमें से फर्स्ट है फिनॉल की एसिडिक नेचर। भाई फिनॉल एसिडिक नेचर होता है
क्यों भाई क्यों होता है? तो इसको जरा मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। नोट किया, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूँ? यस सर। ठीक है, तो देखो फिनॉल आयोनाइज हो रहा है, उसका आयन बना फिनॉक्साइड आयन और उसने H+ लूज कर दिया। तो ये है फिनॉल और ये उसका फिनॉक्साइड आयन। अब हम कहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल 45 मिनट्स में फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा हुई तो वो रिएक्टिव कम होगा। रिएक्टिव कम होगा मतलब वापस H+ से कंबाइन करके बैकवर्ड रिएक्शन को कम भेजेगा। अगर फॉरवर्ड ज्यादा जा रही है, बैकवर्ड कम जा रही है, तो मोर H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आप क्या कहेंगे? एसिडिक नेचर। तो फिनॉल और फिनॉक्साइड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है भाई? फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है वो ठीक है, क्यों है? तो हम कहेंगे कि हमें इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना करके देखनी पड़ेगी। दोनों में जब स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, एक काम करते बना लेते फिर देखते हैं। दोनों में स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो पहले मैंने लिखा फिनॉल के लिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये फिनॉल पर ऑप्शन पे दो लॉन पेयर है। इसमें से एक लॉन पेयर इस तरफ गया, ये पाई बॉन्ड इस तरफ, रेजोनेंस शो करें। यहाँ नेगेटिव चार्ज, अरे अब तो 2 जाग रहेंगे। ये डबल बॉन्ड OH+, ये अब फिर पैरा पोजीशन पे मूव कर रहा है। फिर इस नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट ऑर्थो पोजीशन की तरफ हुआ। और फिर से वापस ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ चला गया। और we can say we have 5 resonating structures of phenol। ये तो फिनॉल की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। नोट तो नहीं कर रहा है कोई? सर पढ़ लिया सर। कर लीजिए, आता आराम से कर लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। ठीक है, जैसे फिनॉल के लिए हमने 5 स्ट्रक्चर्स बनाए, वैसे ही अब बनाते हैं फिनॉक्साइड के लिए। फिनॉक्साइड में हमने लिया ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस से ये नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। फिर उसका मूवमेंट
एडाप्टेशन पे हो गया, फिर उसका मूवमेंट, ऑर्थो पोजीशन पे हो गया, फिर वापस वो स्ट्रक्चर बन जैसा बन गया। इसको भी मैंने कहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नॉर्मली कहा जाता है कि मोर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स फॉर लेकिन अगर नंबर काउंट करें तो टोटल में 5 स्ट्रक्चर है। अब बताओ फिनॉल और फिनॉक्साइड में से फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि फिनॉल में O पे पॉजिटिव चार्ज है और फिनॉक्साइड में पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिनॉल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो देखो टोटल 5 स्ट्रक्चर में से 3 नंबर स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आउट ऑफ 5, 3 स्ट्रक्चर्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो 3 आउट ऑफ 5 का मतलब हो गया 3/5 मतलब 0.6 मतलब 60% टाइम तक पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जबकि फिनॉक्साइड में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो। इसका मतलब फिनॉल और फिनॉक्साइड में से स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई फिनॉक्साइड। अब हमने यहाँ पर लिखा कि फिनॉल एंड फिनॉक्साइड में से स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड की ज्यादा है फिनॉल के कंपैरिजन। अब अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा जाएगी, बैकवर्ड कम जाएगी। एक काम करता हूँ, इसको शो करने के लिए मैं ऐसा दिखाता हूँ। मैंने इसको ऐसे दिखाया कि फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब इसको तो बड़ा एरो बना दिया, और बैकवर्ड कम जा रहा है, इसका मतलब ऐसे बना दिया। मोर फॉरवर्ड, लेस बैकवर्ड, more H+ ions present in the solution, more will be the acidic nature. तो फिनॉल की एसिडिक नेचर क्यों और कैसे हुई वो समझ में आया आप लोगों को? यस। ठीक है। अब देखो फिनॉल फिनॉक्साइड की एसिडिक नेचर तो देख लिया। अब हम ये कहते हैं कि अगर फिनॉल पर, ये तो फिनॉल है, और इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करे, तो इससे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H को आसानी से निकाल देगा। इसका मतलब विड्रॉइंग ग्रुप चाहे -I से विड्रॉइंग हो, चाहे -H हाइपरकॉन्जुगेशन या -R, कोई भी टाइप का विड्रॉइंग हो, चाहे -I, H या R, ये इंक्रीज करता है एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ। तो -I इंक्रीज करेगा एसिडिक नेचर, और इसकी रिवर्स अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये हमने कहा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +I +H या +R कोई भी हो, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपनसेट कर देगा, कम कर देगा। और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, कंपनसेट हुई, तो H+ को निकलना आसान नहीं होगा क्योंकि विड्रॉइंग कम हो गई। तो ये क्या करता है? डिक्रीज करता है
एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। यहां तक का पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? नोट किया इसको? यस सर। ठीक है, अब देखो मैंने केस 1 लिया और ये पूछा कि भाई फिनॉल 3 स्ट्रक्चर बना दिए। एक में यहाँ NO2 लगा हुआ है, एक में CH3 लगा हुआ है, एक में OCH3 लगा हुआ है। एक को कहा स्ट्रक्चर 1, ये 2, ये 3, और पूछा कि भाई इनके अंदर एसिडिक नेचर का या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? 1 greater than 2 greater than 3 1 greater than 2 than 3। क्यों भाई, ऐसा क्यों डिसाइड किया हमने? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ सब ज्यादा NO2 की है फिर। तो देखो यहाँ पर जो NO2 है ये -R से विड्रॉइंग कर रहा है, इधर जो OCH3 है ये +R से पुशिंग कर रहा है, और बीच में जो CH3 है वो कैसा है? +I और दोनों है, पर +I भी कहते हैं +H भी कहते हैं, दोनों से पुशिंग आ रही है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो +H हो गया, अल्फा हाइड्रोजन से पुशिंग आ गई। जितनी ज्यादा पुशिंग होगी उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये समझ में आया आपको? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया? थोड़ा शिफ्ट करें इसको ऊपर। मम्मी मेरी रोटी दे दो। कुछ स्ट्रक्चर और बनाते हैं। स्ट्रक्चर 1 में केवल फिनॉल बनाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सेकंड में ऑर्थो पे एक NO2 लगा दिया, यहाँ मेटा पे NO2 लगा दिया, यहाँ पैरा पे NO2 लगा दिया, यहाँ ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे NO2 लगा दिया, और यहाँ पे ऑर्थो पैरा सभी पोजीशन पर NO2 लगा दिया। इसको कहा स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अब जरा इनमें एसिडिक नेचर का, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा और क्यों, ये बताना है। इसमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? फिर 6 फिर 5 फिर 2nd फिर 4th फिर 3rd और फिर 1st। ऐसा क्यों? सर
6 वाला सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर, और इस 6 की एसिडिक नेचर इतनी ज्यादा हो गई, मैं बैगन मत लाना एक भी, इसके ये एक ही वैल्यू बैगन से मेरी दुश्मनी है पता आप। कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसलिए इसका नाम कॉमनली रख दिया, क्या रखा? पिक्रिक एसिड। देखो पिक्रिक एसिड में एसिड क्यों कहते हैं वो तो मुझे पता है, और क्या बिन घी के दोगी? एसिड की K के बराबर है। पिक्रिक क्यों कहते हैं वो नहीं पता, किसी को पता है क्या? कॉमन नेम है यार, पता नहीं क्यों रख देते हैं लोग। तो इसको कॉमनली क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। तो ये तो सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। उससे कम कौन सा हो गया बताओ? तो देखो सबसे ज्यादा है क्या कोसरा, उससे कम है 5th। अब मेनली मुझे ऑर्थो मेटा पैरा में कंपेयर करना है। दे स्क्रीनशॉट ले पकड़। अब ऑर्थो मेटा पैरा में कंपेयर कैसे करें? सब्जी कैसी है? तो देखो ऑर्थो उधर रख ले गिलास। इन दोनों में माइनस आर, यहाँ पर ये माइनस आर, अंदर ही तो जाएगा तो। लेकिन क्या मेटा पे रेजोनेंस लगता है क्या कभी? नहीं। तो मेटा में जो है माइनस आर नहीं है, केवल यहाँ पर माइनस आई है, केवल माइनस आई है। इसका मतलब माइनस आर के कंपेरिजन में माइनस आई तो कम हो गया, इसका मतलब मेटा तो पीछे चला जाएगा। अब केवल ऑर्थो एंड पैरा में कंपैरिजन करना है, ऑर्थो एंड पैरा में कंपैरिजन करना, दोनों में माइनस आर है। अब जरा समझना ऑर्थो पैरा का कंपैरिजन। देखो अगर ऑर्थो ये रहा, ये O, ये H, ये NO2, अगर ऑर्थो में यहाँ पर हाइड्रोजन रहे H, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एटम नंबर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो अगर H यहाँ पे रहे तब तो रिंग से उसकी स्टेबिलिटी आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, साइक्लाइजेशन। अब मैंने उसमें से H+ हटा दिया, ऑर्थो से H निकाल दिया, ये O- और ये NO2 और H+ यहाँ पर रखा। तो क्या ये अब उसमें स्टेबिलिटी है? नहीं। H+ हटाने के बाद स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो मैं कहूंगा जब H+ नहीं हटा था तो ये मोर स्टेबल था, और अगर मैं H+ हटाता हूं तो वो कंपैरिजन में लेस स्टेबल हो जाएगा। तो क्या वो H+ हटने की नेचर रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, या फिर हम कहेंगे कि कम रहेगी, ठीक है। जबकि पैरा वाले में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, पैरा वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी कम ज्यादा होने का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो कौन आसानी से H+ देगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं है वो, या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है वो? जिसमें नहीं है कौन सा? जिसमें नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ऑर्थो ज्यादा, उससे कम पैरा, उससे कम मेटा, और सबसे लास्ट में कौन आ गया? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। तो ऑर्थो को मैंने कहा सेकंड, नहीं गलत लिख गया है, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा है? मूर्ति भी काट चाचा ने लगा रखे, वे हार गए 20 में से। उसके बाद ज्यादा एसिडिक H+ देगा तो नहीं देगा। अब ये क्या हो जाएगा? इसको हम कह रहे हैं पैरा एज, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और सबसे लास्ट में फर्स्ट। ये इसकी
एसिडिक नेचर का ऑर्डर। और ऑर्थो और पैरा में से कौन ज्यादा स्टेबल? हम कहते हैं ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल रहता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ दोगे, H+ हटा दोगे, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई वो H+ निकलने की टेंडेंसी को कम रखता है। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया है सबको? नोट कर लिया हो तो शिफ्ट करें। यस सर। अब जरा देखो, अरे ना लगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए। रोटी दे देना, 2 और चाहिए। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। अब सोचना, समझना और ढंग से मुझे ये समझाना है आपको कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और क्यों। एक मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ, आराम से सोचो। Which one is more acidic in ortho, nitro और पैरा? In para position and ortho position. In para position and ortho position, which is more acidic? सर सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। क्या डिसाइड किया भाई? सर सेकंड। देखो 2 ही ऑप्शन है, कुछ को फर्स्ट, आधे लोग कहें फर्स्ट, आधे लोग कहें सेकंड, और बाकी कितने बचे? सेकंड ज्यादा तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला। देखो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड, कुछ लोग फर्स्ट कर दो, कुछ लोग सेकंड कर दो। एक्सप्लेन तो करो यार, क्यों ज्यादा क्यों कम है, बताओ। सर सेकंड वाली जो है
प्लेन से प्लेनैरिटी लूज हो जाएगी तो माइनस आर इफेक्ट लग ही नहीं पाएगा सेकंड वाले में, इसलिए फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा, अब जरा मेरी बात समझना, ये जो विट्रोइंग ग्रुप होते हैं ना, ये विट्रोइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कैसे बढ़ाते हैं वो समझना। देखो स्ट्रक्चर 1 की तरफ देखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ गया तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस चार्ज। इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब जब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था, किस तरफ चला गया? यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ तक घूम गया? यहाँ तक। फिर ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया? ऊपर। इस ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, लॉन पेयर क्या करेगा? इधर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ तक पहुंच गया? ऑक्सीजन तक। तो रेजोनेंस के थ्रू नाइट्रो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। अब जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा और ये H क्या करेगा? यहाँ से H+ की फॉर्म में निकालने के लिए सपोर्ट करेगा। अल्टीमेटली रेजोनेंस ने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन तक भेजा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देंगे तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? एक दे दियो, आसानी से H+ निकलेगा। अब ये सब हो रहा है रेजोनेंस से। रेजोनेंस के लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर। तो ये जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया इसको मैं लिख रहा हूं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इनहिबिशन मतलब इनहिबिट कर दिया, उसको रोक दिया। अब देखो यहां पर सेकंड वाले में क्या हो रहा है? सेकंड वाले में ये दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, मोटे मोटे बड़े साइज के, बिगर। और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होना पॉसिबल है। तो दोनों मिथाइल ग्रुप जब लगे हुए हैं बल्की वाले, उसकी वजह से नाइट्रोजन और कार्बन का ये जो बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड, उसमें रोटेशन हुआ। और रोटेशन होने से क्या हुआ? ये NO2 इस बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर हो गया। NO2 क्या हो गया? बेंजीन रिंग से परपेंडिकुलर। अब अगर परपेंडिकुलर हो गया तो क्या उसका रेजोनेंस बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ हो पाएगा? मतलब एक ऊपर है एक नीचे, ऐसा हो जाए तो क्या ये रेजोनेंस शो कर पाएगा? नो, नहीं। नो अब जब यहाँ पर इधर से रेजोनेंस का लगना बंद हो गया, मतलब ये -R नहीं शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये -R शो कर रहा है, तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जो -R शो करेगा वो, या -R जो शो नहीं कर पाएगा वो? जो शो करेगा, जो शो करेगा। तो देखो यहाँ पर ये -R शो कर रहा है, ये -R शो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने कहा फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है सेकंड वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि सेकंड वाले में क्या हो रहा है? स्टेरिक इनहिबिशन हो रहा है, किसका? रेजोनेंस का। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आराम से नोट कर लो, कुछ डाउट हो तो दोबारा पूछ लो मुझसे। सर ये बता दो कि NO2 परपेंडिकुलर कैसे हो गया? अरे भाई, अगर एक बेंच पे 4 बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं, तो क्राउडिंग है। थोड़ा एक टेढ़ा होके इधर बैठता है, थोड़ा टेढ़ा होके इधर बैठता है, ऐसे बैठते हैं कि नहीं? अच्छा, ओके सर। और
इधर देखो फर्स्ट वाले में NO2 में एक बेंच पे एक ही बैठा है, एक बेंच पे अगर वो अकेला बैठा, आसपास में कोई भीड़ है ही नहीं, तो उसको क्या टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत है कि थोड़ा ऐसे एडजस्ट हो जाए, थोड़ा ऐसे एक हाथ ऐसे करके ऋतिक, लिखता है, वो हाथ उसका ऋतिक इधर आ जल्दी करते हो कि नहीं? जल्दी, तो यहाँ पर अरे दिखाना कुछ। मिथाइल ग्रुप है, उसकी बल्कि नहीं ऐसे क्राउडिंग है, तो ये क्या करेगा, क्राउडिंग को कम करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन तो आसानी से हो ही जाता है। 93 ओके सर। ओके, नोट किया भाई सबने? यस सर। ठीक है, तो देखो ये अभी कुछ एसिडिक नेचर के हमने एग्जांपल देखे। एसिडिक नेचर -I वाला बढ़ाता है, +I वाला कम करता है या रेजोनेंस कम करता है। फिनॉल और फिनॉक्साइड में से ज्यादा कौन सा? तो ये तो अभी हमने एसिडिक नेचर की बात कर ली, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ रिएक्शंस और देखें। देखो सेकेंड हमने लिखा एल्काइलेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं जरा समझना। ये तो है फिनॉल, मैंने मीडियम को बेसिक कर दिया ताकि जो है ना फिनॉक्साइड बन जाए, क्योंकि फिनॉल फिनॉक्साइड ये बन गया ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। मीडियम को बेसिक किया, फिनॉक्साइड बनाया। अब इस फिनॉक्साइड के ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं किसी एल्काइल हैलाइड की, जैसे मिथाइल क्लोराइड। तो भाई ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा शो करता है, और ये जाकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये बन गया क्या, OCH3 प्लस NaCl। इसको हम कहते हैं एनिसॉल, ईथर बन गया। OCH3 को एनिसॉल कहते हैं। अब ये बताओ इस रिएक्शन में इसको SN1 कहोगे या SN2 कहोगे, क्या पसंद आया इसमें, क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं भाई? SN के बाद क्या, SN2, क्योंकि भाई 1 डिग्री है ना, और 1 डिग्री में ही तो सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता है, और 2 डिग्री 3 डिग्री में तो फिर इलिमिनेशन वाले चांसेस जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं कि एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, ताकि SN2 और सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ईथर बन जाए, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं फिनॉल लेता हूँ, मीडियम को एल्कलाइन कर दिया NaOH, इसको बना दिया फिनॉक्साइड आयन, और CH3Cl की जगह CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये यहां से हटा, SN2 पैटर्न है, और ये कन्वर्ट हो गया OCH2CH3 या C2H5। क्या कहेंगे इसको, एक को कहा एनिसॉल, दूसरे को क्या कहते हैं, फेनेटॉल। वेरी गुड, इसको कहते हैं फेनिटॉल। ये कॉमन नेम है, याद रखना चाहिए। एनिसॉल फेनिटॉल ये क्या है, ईथर हो गए, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ईथर फॉर्मेशन तो यहां तक क्लियर हो गया।
लेकिन एक मिलता जुलता सा रिएक्शन यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूं। नोट कर लिया हो तो ऊपर शिफ्ट कर दूं इसको। इसको मैंने यहाँ लिखा, ऑल्दो ये फिनोल के अंदर नहीं है, लेकिन यह है क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब जरा समझना, मैंने लिया एज यूजुअल फिनॉल। फिनॉल की जगह मैं काम करता हूँ सोडियम फिनॉक्साइड ही ले लेता हूँ ना, मीडियम बेसिक करके। और इसको अब CH2 डबल बॉन्ड CH2Br एलाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया। तो एलाइल ब्रोमाइड में भी वही हुआ जैसे होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया, ये बेंजीन O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया एलाइल फिनाइल ईथर। एलाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। यहां तक तो नॉर्मल ईथर फॉर्मेशन टाइप की रिएक्शन। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो एलाइल फिनाइल ईथर बना, मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे, ये O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस एलाइल फिनाइल ईथर को 475 केल्विन हमने हीट किया, लगभग 200 डिग्री हो गया। तो ये जो एलाइल वाला पार्ट है ये उठ करके रीअरेंज होकर के इसकी ऑर्थो पोजीशन पे चला जाता है। तो ये तो OH बन गया और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये ऊपर से उठ करके ये ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। तो मैंने लिख दिया ऑर्थो एलाइल फिनॉल। तो ये रीअरेंजमेंट है, इसको कहते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। यहां तक नोट किया आपने? हाँ भाई, यहां तक नोट किया सबने? ठीक है। अब देखो, अब इस क्लेजन रीअरेंजमेंट में खास क्या है? ये तो ठीक है, ऑर्थो पे चला गया, उठ के रीअरेंज हो गया। क्वेश्चन में कभी कभी क्या करते हैं, देखना जरा। क्वेश्चन में उन्होंने आइसोटॉपिक लेबलिंग, मतलब स्टार लगा दिया कि जो ऑक्सीजन के लगा दिया स्टार का मतलब आइसोटॉपिक C14 लिख दो, कभी 14 लिख देते, कभी स्टार लगा देते। और अब वो पूछते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर जो स्टार वाला कार्बन है वो हमें कहाँ मिलेगा। प्रोडक्ट के अंदर स्टार वाला कार्बन कहाँ मिलेगा? तो वो घूम करके ऊपर से उठ के इधर आता है, तो वो स्टार वाला कार्बन प्रोडक्ट में हमें मिलता है पीछे की तरफ। स्टार वाला कार्बन पीछे की तरफ बनता है। तो ये
इन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पहुंचता है ऐसा। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसका ऑन हीटिंग रीअरेंजमेंट होता है वो समझने वाली लायक चीज है। देखना ऑन हीटिंग रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। ये O, ये H नहीं, ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। अभी मैंने स्टार इस पे लगाया हुआ है। अब देखो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। कैसे? ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन रहा है, ये बॉन्ड इस तरफ जा रहा है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ जा रहा है। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनी, तो ऐसा दिखा देते हैं। यहां पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ऐसे टूटना शुरू हुआ, ये CH2, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यहाँ बनना शुरू हो गया, ये CH, ये CH2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो गया। तो ये एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब जब ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा, पूरा टूट जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया? देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा हुआ, उसको रहने देता हूँ। और इधर से क्या हो गया? ये CH2 डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये स्टार वाला कहाँ था? यहाँ था। ये स्टार वाला यहाँ लगा, तो स्टार वाला कहाँ रह गया? पीछे की तरफ। और इधर जो ये दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? इन प्लस ऑल इनॉल दिख रहा है। ये इनॉल है, टॉटोमरेज हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा? ये अपनी कीटो फॉर्म में। तो ये कीटो बन गया। देखो तो ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। ये जैसे समर सॉल्टिंग करते हैं वैसे ये स्टार वाला कार्बन पीछे की तरफ चला जाता है। एक पर्टिकुलर ये रीअरेंजमेंट है, कभी कभी हो सकता है कहीं देखने को मिले, क्योंकि कनेक्टेड था, जैसा दिख रहा था वैसा ही इसके अंदर भी था, ईथर फॉर्मेशन, इसलिए उसको यहीं पे हमने डिस्कस कर लिया। कहीं किसी को कुछ समझ में तो नहीं आया ना यहाँ तक? आ गया सर। और नोट तो किसी ने किया ही नहीं होगा भाई। कर लिया सर। वेरी गुड। तो इससे आगे क्या करेंगे? अटेंडेंस। हाँ ये तो काम की बात है, जिस चीज के लिए इतनी देर बैठे थे, है कि नहीं, वो मेन काम तो कर लेना चाहिए। तो एक सेकेंड होल्ड करो, देखो मैं अटेंडेंस डाउनलोड करता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद क्या कहते हैं? थैंक यू सर। गुड बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।